Hello, good afternoon, all. Let us begin. This is a fresh series for students now. मैं हिंदी में बात करूंगी क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं समझेंगे और कुछ बच्चे हैं जो मराठी नहीं समझेंगे। हिंदी सबको समझ में आएगी, तो मैं ज्यादा हिंदी में बात करूंगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स। दिस इज अ सीरीज फॉर स्टूडेंट्स। नॉर्मली 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे इस सीरीज को देख सकते हैं, कुछ उसमें से सीख सकते हैं, तो उनके लिए ये सीरीज बन रही है। मैं इसको टाइटल दिया है मैंने सेट इट राइट, यानी कि थोड़ा बहुत जो गड़बड़ हो रहा है पढ़ाई में, और ये सारी सीरीज रहेगी सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए। पढ़ाई को लेकर जो बातें आएंगी टेम्परामेंटल, वो बातें होंगी। बाकी इसमें किसी किस्म की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं है। और पढ़ाई में भी आई विल नेवर टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन दिस होल सीरीज। किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं होगी। यहाँ पे जनरली बच्चों की पढ़ाई को कैसे बेटर किया जाए, ये सीरीज स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन जो पेरेंट्स भी इसे देखेंगे उन्हें भी समझ में आएगा कि बच्चों को इस उम्र में पढ़ाई बेटर करने के लिए कौन सी चीजें करना जरूरी है, कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो बहुत फायदा है। द टाइटल फॉर दिस सीरीज इज नॉन एकेडमिक फंडामेंटल्स, यानी कि पढ़ाई अच्छी करने के लिए पढ़ाई के अलावा जो चीजें हैं जिन पे हमें जोर देना चाहिए, जिन पे हमें काम करना चाहिए। नॉर्मली हमें लगता है कि पढ़ाई करना मतलब कोई भी बुक सामने लेके बैठना, लेसन पढ़ना, क्वेश्चन आंसर्स करना, एग्जाम में लिखना। लेकिन उसके अलावा जो चीजें हैं पेरिफेरल, जो कि एकेडमिक नहीं है, लेकिन अगर उन पे काम होता है तो उसकी रिफ्लेक्शन होगी आपकी पढ़ाई बेहतर होने। Your studies will improve if you work on these non-academic fundamentals. So the entire lookout of this series is going to be looking at non-academic things which we never considered that they can improve your studies. Our idea of studying is subject, question answers, papers, marks. So this will give you a very different way of looking at improving your studies. Let us begin. ये सारे जो बच्चे हैं जो अभी 8th स्टैंडर्ड में है, इनको पढ़ना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, और इनको पढ़ के क्या करना है, कोई डिग्री लेनी है, किसी ऑफिस में नौकरी करनी है, कोई बिजनेस करना है। फॉर दैट, इफ यू आस्क अ स्टूडेंट, अगर हम एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या चाहिए सक्सेसफुल एजुकेशन के लिए, तो बच्चे कहेंगे कि हमें, या पेरेंट्स भी कहेंगे कि बच्चों को अच्छे स्कूल्स चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए, जहाँ पे उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद में उन्हें डिजायर्ड स्कोर्स मिलने चाहिए, जितने मार्क्स उनको मिलने चाहिए, जो उन्हें पढ़ना है, जहाँ आगे जाना है, उसके हिसाब से उनके मार्क्स आने चाहिए। फिर उन्हें एक अच्छी सी डिग्री मिल जाए, फिर उन्हें एक अच्छी सी डिग्री मिल जाए, तो ये पढ़ाई है। अगर बच्चे को एक अच्छी सी डिग्री मिलती है तो हम समझते हैं कि हमारी पढ़ाई सक्सेसफुल हो गई। दिस इज व्हाट वी कॉल सक्सेसफुल एजुकेशन इन अवर डे टू डे लाइफ। पर के क्या, और इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, क्या ये सक्सेसफुल एजुकेशन है, इसके बारे में मैंने मेरे पेरेंट वर्कशॉप में बहुत डिटेल में बात की है। I will give the links of my parent workshops in the description box of this workshops. Interested participants over here, they can look into that. तो मैं यहाँ पे वो बात करने में मेरा वक्त जाया नहीं करूंगी। ये सक्सेसफुल पढ़ाई है या नहीं, इसके ऊपर काफी चर्चा वहां पे होगी। लेकिन जिसे हम सक्सेसफुल पढ़ाई कहते हैं, एक अच्छे कॉलेज स्कूल में एडमिशन, फिर स्कोर्स, फिर एक डिग्री, तो उसके लिए हमें चाहिए कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन, अगर जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा ट्यूशंस, ताकि जो मार्क्स के रिक्वायरमेंट है वो निकल जाए। फिर हमें चाहिए एक
मटेरियलिस्टिक सपोर्ट कि बुक्स चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, पढ़ाई करने के लिए एक अच्छी सी जगह चाहिए, सारे हमें गैजेट्स चाहिए, आप लोगों को अभी टैब चाहिए, मोबाइल चाहिए, सारे गैजेट्स चाहिए, अच्छे से बुक्स रखने के लिए कबर्ड चाहिए, और इन सब के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, मम्मी पापा को स्पेंड करना पड़ता है, और जो हर मम्मी पापा बड़े ध्यान से करते हैं। ये पूरी सीरीज विल बी एड्रेस टू चिल्ड्रन, इट इज एड्रेस टू चिल्ड्रन बिकॉज आई बिलीव कि 8वीं का जो बच्चा है 13 साल का, वो ये सब समझ सकता है, और अब धीरे धीरे उसे अपने जो डिसीजंस है वो खुद लेने चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए। तो दिस एंटायर सीरीज ऑफ टुडेज इंट्रोडक्टरी लेक्चर and the 4 lectures that will follow will be addressed to students, but I will strongly recommend parents to go through this series also. It is going to be of great help. कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं कि यूनिवर्सल है, जो सबके लिए है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, बट द एड्रेस विल बी फॉर द स्टूडेंट्स। तो फाइनेंस, ये जो हमारी सारी जरूरतें हैं, जो हम मम्मी पापा से कहते रहते हैं कि मुझे ये बुक्स चाहिए, इतने नोटबुक्स चाहिए, इतने पेन पेंसिल चाहिए, फिर टैब चाहिए, फिर मुझे बैठने के लिए अच्छा सा एक टेबल चाहिए, रूम्स चाहिए, ट्यूशन के लिए मुझे पैसे चाहिए, मुझे स्कूल में समझ में नहीं आता, मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए। ये सारे इंतजाम हमारे मम्मी पापा करते हैं। काफी बार हमें समझता है कि उनको ये सब भारी पड़ रहा है, लेकिन ये सब चाहिए ना, इसके बगैर हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ये एक हमारी जेन्युइन फीलिंग है दैट आई नीड ऑल दीज थिंग्स, अनलेस आई गेट ऑल दीज थिंग्स हाउ एम आई गोइंग टू स्टडी। तो ये सब करने के बाद अच्छे ट्यूशंस लिए, अच्छा मटेरियल दिया, अच्छे टेबल दिया, चेयर दिया, सब कुछ दिया, व्हाट पेरेंट्स विल से कि चलो जो जो आपने मांगा है वो सब हमने दे दिया, we have given you everything what you could have asked for. Is the success guaranteed after that? कि क्या अब पक्का तुम्हें जितना स्कोर्स चाहिए था उतना आने वाला है, जहां पे एडमिशन चाहिए था मिलने वाला है, जो डिग्री आपको, जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो मिलने वाली है, जो जॉब, जो बिजनेस आप सीख कर रहे हो वो होने वाला है? द आंसर इज नो। In spite of giving everything that you demanded for, it is not necessary that you will definitely, guaranteedly succeed. तो क्या होता है? What goes wrong? Parents are confused, child is confused and bewildered. बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, अब मम्मी पापा से क्या मांगे, सब कुछ तो दिया है, मैंने भी मेरी पूरी पूरी कोशिश की है, सब किया, मैंने पढ़ाई की बहुत कोशिश की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर भी मार्क्स नहीं आए। तो क्यों नहीं आए मार्क्स? इसके ऊपर क्या हम सोचते हैं? क्या करें अब? क्या कर सकते हैं? हाउ टू करेक्ट दीज थिंग्स दैट इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एवरीथिंग वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस? That is the theme of these workshops. What can be done besides the academic support that parents give to the children? उसके अलावा क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग सोचने वाले हैं कुछ ऐसे पिलर्स के बारे में जो हमें हमारी सक्सेस की तरफ ले जाने में हमारी बहुत मदद करेंगे। There are some pillars to this gateway of success which we never think of, which we never feel that these are important things to be talked of. Parents will always talk of books, notebooks, study, classes, and then they expect the child to perform. बच्चों को भी लगता है अब सब कुछ तो मिल गया, अब तो मुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है? तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ पिलर्स है जो आपके मॉन्यूमेंट को बनाते हैं। क्या हमने उनके बारे में कभी सोचा है? चलो देखते हैं एक एक करके। ये एक बच्चा है,
आपकी उम्र का ही होगा, देखने में तो वैसे ही लग रहा है, 13, 14, 15 years child. What he has done is, he has filled water in his car instead of petrol. As a fuel, he has filled water in his car instead of petrol. Obviously, क्या हो रहा है? गाड़ी नहीं चल रही, और फिर ये बच्चा गुस्सा कर रहा है कि क्यों मेरी गाड़ी नहीं चल रही. Is kicking the car, why it is not running. पर उसने किया क्या है? उसने पेट्रोल की जगह पे पानी भर दिया है. जब आप लोग सोचते हो कि मेरी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, मेरा अटेंशन क्यों नहीं लग रहा, मुझे बहुत एनी चाइल्ड यू आस्क, ही विल नेवर से कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे ध्यान से पढ़ना नहीं है, मुझे अच्छे से पढ़ना नहीं. हर बच्चा बोलेगा कि यस आई वांट टू स्टडी वेरी सिंसियरली. मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी अच्छे से पढ़ाई हो, मुझे अच्छे मार्क्स आए, मुझे टॉपिक समझ में आए, मुझे अच्छे से सारा कुछ हो. लेकिन क्या हम लोग सोचते हैं whether we are giving the right fuel to our machine, our body. पढ़ेंगे कैसे आप? दिमाग से, है ना? तो अगर दिमाग को आप सही तरह से सर्विसिंग नहीं दोगे, उसको सही फ्यूल नहीं दोगे, तो वो दिमाग कैसे दौड़ेगा? अगर आप पेट्रोल की जगह पे पानी भरोगे तो वो गाड़ी कैसे दौड़ेगी? तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई हो, अच्छे से हो, तो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर गिविंग द राइट फ्यूल टू योर मशीन, टू योर बॉडी, टू योर ब्रेन. And what will be this right fuel? What is the right fuel for the body and for the mind? Keep thinking, keep thinking. That will be our first workshop. If all of you agree that if you want your car to run, you must give the correct fuel. If you don't give the correct fuel, you cannot claim, or you cannot claim, or you cannot ask for success. So think whether you can give the right fuel to your body or to your mind. That will be our workshop 1. Fitness of body and mind. Fitness of the machine that you need to use for correct studies. And obviously, that fitness will include what is the capacity of human body and mind. हम लोग अपने शरीर को और अपने दिमाग को बहुत ही हल्का लेते हैं. Human body has terrific capacity. It is probably the strongest machine made by the nature. And human mind has terrific potential. हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी माइंड की कैपेसिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम कितना कर सकते हैं. हर बच्चा, उसमें किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे तो नहीं आता, मुझे तो मार्क्स आते ही नहीं, मेरी कैपेसिटी ही नहीं है, मम्मी पापा बोलते रहते ये तो डफल है, इसको तो पढ़ाई आती ही नहीं है. दे आर गिविंग रॉन्ग इम्प्रेशंस टू यू अबाउट योरसेल्फ. वो आपको आपके बारे में एक गलत राय आपके दिमाग में भर रहे हैं. हर बच्चा इंटेलिजेंट है, हर बच्चे में टेरिफिक पोटेंशियल है. तो ये क्या पोटेंशियल है, आपके बॉडी और माइंड की कैपेसिटी क्या है, ये हम इस वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आपके पास जो टूल दिया हुआ है वो कितना पावरफुल है. आपके पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, आपकी बॉडी और आपका माइंड, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे सही तरीके से, तो उसको हम सोचें. फिर physiological concept of all of you will obviously understand that the right food is good correct food. तो करेक्ट फूड क्यों खाना है? करेक्ट फूड खाने से आपके बॉडी में कौन से चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपका दिमाग चलेगा, आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा,
आप परफॉर्म कर पाओगे, आपको समझ में आएगी वो बातें जो आपको नहीं समझ में आती है आज तक या नहीं आती थी, जो आपको लगता है कि आपकी वीकनेसेस है। तो अच्छा खाना खाने से ऐसे हमारी बॉडी में क्या होता है कि हम समझना शुरू करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ अगर हमें अपने बॉडी को अच्छा रखना है तो ऑब्वियसली वी नीड गुड एक्सरसाइज, सर्विसिंग ऑफ द कार एंड गुड फ्यूल। सर्विसिंग ऑफ द कार, आपकी बॉडी को आपको सर्विसिंग देनी है, मतलब क्या? बराबर एक्सरसाइज करनी है, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, मेडिटेशन करना है। उससे क्या होगा? उसके आपके बॉडी में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कौन से आएंगे? Why have I kept this workshop for students above 8th standard is they understand little bit about human physiology. बॉडी के बारे में थोड़ा थोड़ा उनको पता है, ब्रेन क्या है, हार्ट क्या है, सिस्टम्स क्या है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। और ये सारे प्रैक्टिसेस के बाद अच्छा खाना, ये तो मम्मी तो दिन रात सर पे कहते रहते, ठीक से खाना खाओ, ये खाना खाओ, पापा बोलते रहे एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो, लेकिन उससे होता क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये समझने की मैच्योरिटी 8th स्टैंडर्ड तक बच्चे को आ जाती है। दैट इज व्हाई द आइडियल एज ऑफ अटेंडिंग दीज वर्कशॉप्स इज 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। तो ये हम इस वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। और फिर करना क्या है कि समझ में आ गया कि अच्छा खाना खाने से, अच्छे एक्सरसाइज करने से कैसे हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो हमारी माइंड को शार्प कर देते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देते हैं। हमारी इस पूरी सीरीज का इंटेंशन क्या है? टू इम्प्रूव अवर स्टडीज, टू इम्प्रूव अवर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो उसके बाद में करना क्या है, क्या करना है ये समझ में आया, कैसे करना है। व्हाट शुड बी योर करेक्ट फूड हैबिट्स, व्हाट शुड बी योर फिटनेस रेजिम्स, दैट विल बी आवर फर्स्ट वर्कशॉप ऑन फिटनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। पहला पिलर, पहला खंबा। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाई में ध्यान लगे, मेरी पढ़ाई, मेरे एकेडमिक इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव हो, तो सबसे पहला पिलर अगर कौन सा हमें कॉन्क्रीट करना है तो वो है आपकी फिटनेस। इफ यू आर नॉट फिट, you will not be able to do anything. So fitness of your body and mind becomes the first important milestone pillar towards your success, जो नॉन एकेडमिक है लेकिन जो बेहद जरूरी है। फिर दूसरा, आपको जंप्स लेने हैं। अब यू आर ऑलरेडी इन 8th स्टैंडर्ड, यू मे बी हैविंग ड्रीम्स कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, या तो घर पे कोई कह रहा है या आपकी अपनी इंटरेस्ट है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को अपनी होटल खोलनी है। तो ये हमें लगता है, लेकिन उसके साथ साथ एक डर रहता है। We are not confident whether I will be able to do what I think or I feel I must do. ये मेरी ambition है, लेकिन क्या मुझ में उतनी capacity है? We keep feeling insecure about taking the jumps. और कभी-कभी घबरा के हम कूदते ही नहीं, जबकि हमारी capacity होती है। आप आराम से छलांग लगा सकते हो यहाँ से वहां तक, but you don't feel confident और डर के आप कूदते ही नहीं। तो हमारी सेकेंड वर्कशॉप होगी, दूसरा पिलर कि बॉडी फिट हो गई तो अब हमें क्या करना है? परफेक्शन ऑफ जजमेंट। जज करना है खुद को कि क्या मैं ये चीज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, कैन आई डू इट और कैन आई नॉट डू इट। दिस इज अवर सेकेंड वर्कशॉप ऑन सेल्फ असेसमेंट टेक्निक्स। अपने आप को असेस करना, अपनी कैपेसिटीज को करेक्टली मैप करना, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। तो दूसरे वर्कशॉप में हम देखेंगे सेल्फ असेसमेंट टेक्निक्स। इसमें अब काफी बार ऐसे होता है कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, he overestimates himself, he feels he can do all this, but we know, we have seen the world। हम लोगों ने दुनिया देखी, ये थोड़ी ना ऐसे पॉसिबल है, ऐसे थोड़ी ना कर सकते, ये तो कुछ भी सोचता है, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है।
तो बराबर है, अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझना हजार्डस होता है। मेरी सारी पढ़ाई होगी, मुझे 100 on 100 मार्क्स आने वाले, ये ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। वो कभी कभी आपको नीचे ला सकता है। लेकिन अंडर एस्टिमेशन, अपने आप को कम समझना गुनाह है। इट इज अ क्राइम। ओवर एस्टिमेशन कैन बी हैजार्डस, डेंजरस, बट खुद को कम समझना, अंडर एस्टिमेट करना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कहाँ सचिन तेंदुलकर बन सकता हूँ, बन सकते हो। अगर आप में वो सारा है तो आप बन सकते हो। जजमेंट होनी चाहिए। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो इसको बैलेंस कैसे करें? You should not overestimate yourself because that is not correct. At the same time, you should not underestimate yourself. So, how to balance? We discuss how to do a transparent self analysis. खुद को सही तरीके से मैप करना, प्लेस करना कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। तो अपनी कैपेसिटीज को सही तरीके से मैप करना, इस पे हम लोग अलग अलग मेथड्स टू कि कौन से एरिया में मुझे इंटरेस्ट है या नहीं है, मेरा पोटेंशियल है या नहीं है, इसके लिए छोटे छोटे नुस्खे होते हैं जो आप कर सकते हो। देर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट एरियाज एंड देन ऑप्टिमाइजिंग आवर स्ट्रेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन? कि जो मेरी ताकत है उसको पूरा पूरा इस्तेमाल करना। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं क्यों 10 रुपया स्पेंड करके डरते रहूं कि मेरे पास काफी पैसा नहीं, काफी पैसा नहीं। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मुझे 1000 की जंप नहीं लगाने, लेकिन मैं 99 की लगा सकती हूँ ना जंप। 10 की क्यों लगाओ? 10 की क्यों लगाओ? I can take a jump of 99 if I have 100 rupees. Why should I feel afraid that I don't know whether I have enough money or no? तो ये ऑप्टिमाइजेशन, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके पास है, उसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। और इसके एंड में मैं आपको एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर दे दूंगी। आई विल व्हाट्सएप इट, आई विल पुट इट ऑन द in the description box. If you answer those questions, you will be able to place yourself very well. कि कैसे मैं सोचूं, कैसे मैं डिसाइड करूं कि ये मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं। So that will be our second workshop on self-assessment techniques. अब ये पिक्चर्स देखो, ये घड़ी है, ये इस लड़के की तरफ गुस्से से देख रही है, चिल्ला रही है उस पे। इतनी सारी किताबें हैं एक तरफ, उसको सारा पढ़ना तो है। He has to study it all. फिर उसको दौड़ते दौड़ते स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, पसीने छूट रहे बेचारी के। He has to do to and fro, commute from school. Then he has to study a lot. So much homework is given. कैसे मैनेज करूं मैं? इतना सारा देते हैं। फिर मुझे खेलना भी तो है ना, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, मुझे स्विमिंग में जाना है, जूडो कराटे में जाना है, म्यूजिक क्लास में जाना है, दोस्तों के साथ खेलना है, एंटरटेनमेंट लेनी है, मूवीज देखने हैं, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ बाहर जाना है। इस सब के लिए मेरे दिन में सिर्फ 24 घंटे ही है। आई हैव ओनली 24 hours every day to do all these things. Big problem, no? So you have to manage your time. Our third pillar becomes, our third pillar becomes time management techniques, squeezing 36 out of 24. काश मेरे दिन में 36 घंटे होते। जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, जो सब कर पाते हैं, वी लुक एट देम, अरे इसको ये भी जमता है, ये भी करते, वो भी करते, कैसे करते? They have excellent time management techniques.
दे कैन स्क्वीज 36 आउट ऑफ 24। 24 घंटे के दिन से 36 घंटे का काम निकलवा सकते हैं। तो वो कैसे हो सकता है? तो हमको जो करना है वो हम सारा कर सके एफिशिएंटली। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर which is non-academic but it will greatly affect your academic performance. अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आपकी सेल्फ असेसमेंट अच्छी है, अगर आपको पता है क्या करना है, कितना करना है, क्या नहीं करना है, किसे हाँ बोलना है, किसे ना बोलना है, और जिसे हमने हाँ बोला है उसे हमारी रूटीन में कैसे स्क्वीज करना है, उसको हमें कैसे, वी हैव टू मैनेज इट ऑल। ना नहीं बोलना किसी भी चीज को, वी कैन डू इट। सो अवर थर्ड वर्कशॉप विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड वी विल डिस्कस सेवरल टेक्निक्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग टाइम। अब दिन तो हमारा जो 24 घंटे का है वो तो 36 घंटे का हो नहीं सकता। We cannot make our day of 36 hours. It is of 24 hours. So within those 24 hours, how will we see that our minimum time is wasted and maximum time is put to correct use? इसका मतलब ये नहीं कि 10 घंटे स्टडी टेबल पे बैठना है। जो टाइम हाथ में है उसको स्मार्टली कैसे यूज करना है, वो स्मार्टनेस अगर आपके पास है तो आप बहुत सारी चीजें या आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटीज। पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ज्यादा क्या करना है, कम क्या करना है, कैसे टाइम गैप्स को यूज करना है, किस चीज को हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है, कौन सी दो चीजें साथ साथ हो सकती है, कौन सी दो चीजों के लिए अलग अलग टाइम रखना जरूरी है। तो ऑल दीज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स विल बी डिस्कस्ड इन द थर्ड वर्कशॉप. Now, these first three workshops, or even for that matter, the fourth that will come, are good for all. You don't have to be a student to know what are the importances of vitality of body, mind, fitness. You don't have to be a student to have a good self-assessment, to know yourself better. अपने आप को अच्छी तरह से समझने के लिए स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है। स्टूडेंट समझेंगे उनकी पढ़ाई बेहतर होगी, एडल्ट समझेंगे उनकी डेली लाइफ बेटर हो जाएगी। एडल्ट्स ऑल्सो हैव लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट हर्डल्स, कि जो टाइम हैंड में आजकल हम लोग हर कोई वी आर बिजी। एक टाइम था जब हम एक एक काम बहुत टाइम देके करते थे। आज हमारे पास गैजेट्स है, वी हैव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टू टेक केयर ऑफ आवर थिंग्स, बट आवर एक्टिविटीज हैव इंक्रीज फ्रॉम 1 to 100। तो उस सब को कैसे मैनेज करें, दैट विल बी आवर थर्ड वर्कशॉप ऑन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। फिर उसके बाद में चौथा पिलर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। Organization of your habits, of your table desk, of your study time, ओवरऑल डिसिप्लिन। अगर आपको एक नोटबुक चाहिए तो आप उसको 1 सेकेंड में कैसे ले सकते हो आपके ड्रॉवर में से, या आप किसी को बोल कैसे सकते हो। तो जो आपकी चीजें है, वॉट एवर यू हैव, हाउ विल यू कीप देम ऑर्गेनाइज? इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज ऑल्सो अ डीक्लटरिंग इफेक्ट ऑन योर ब्रेन। किसी बच्चे की टेबल डेस्क अगर ऐसी क्लटर्ड है तो वो वहां पे बैठ के ठीक से पढ़ नहीं सकता। वही उसकी डेस्क अगर क्लीन है, अच्छे से मेंड की हुई है, तो वहां पे वो एक सिस्टमैटिकली पढ़ाई कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा महत्व है एक अच्छी पढ़ाई के लिए। तो दैट बिकम्स अवर फोर्थ पिलर, discipline and organization, planning, organization, going by schedules. That will be our fourth workshop, जिसमें हम वर्किंग पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। कैपेसिटी वर्सेस लिमिट, एक्सप्लोरिंग द कैपेसिटी एंड रिस्पेक्टिंग द लिमिट, कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकती हूँ उतना मुझे डेफिनेटली करना है,
और जहां पे मेरी लिमिट खत्म हो गई कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, वहां पे ग्रेसफुली बैकआउट होना विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स इन योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट कम्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर माइंड, विद करेक्ट सेल्फ असेसमेंट, विद करेक्ट टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है आपका पोटेंशियल क्या है, आप अपने टाइम का पूरा पूरा यूज कर रहे हो, आपने अपने बॉडी को फिट रखा है, माइंड को फिट रखा है, उसके बाद में आप बोल रहे हो कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कीपिंग योरसेल्फ ऑर्गेनाइज थ्रू आउट द लाइफ। सिर्फ अभी नहीं, लाइफ में आगे चल के भी अगर कोई आपसे कहे कि तूने वो क्यों नहीं, नहीं नहीं नहीं, दैट वाज नॉट माय कैपेसिटी, दैट वाज माय लिमिट वाज ओवर, मेरी कैपेसिटी में मैंने किया। तो दैट कीप्स योर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। आप सबको अच्छा काम करना है, हम सबको अच्छा काम करना, और हर अच्छा काम करते वक्त हर्डल्स तो आते ही हैं। There will be several hurdles in everybody's work and everybody's life, and there are ways to overcome it. यहाँ पे हम देखेंगे पढ़ाई में कौन से hurdles आते हैं। हमारी पूरी वर्कशॉप की थीम है एकेडमिक्स को इम्प्रूव करना, इम्प्रूविंग एकेडमिक्स। So we will see what are the hurdles in work and the ways to overcome it. कंसंट्रेशन नहीं होता, ये सबसे बड़ा हर्डल है। तो हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव हो, उसकी टेक्निक्स कौन सी है जिससे आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। फिर समझ में नहीं आता, सो मेनी चिल्ड्रन सिंसियरली सिट फॉर वर्क, सिंसियरली ट्राई टू पुट इन, बट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, उनको समझ में ही नहीं आता। तो क्या हम उससे बढ़ा सकते हैं कॉग्निशन, हमारी समझने की कैपेसिटी, क्या हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। वी कैन स्ट्रेंथन आवर कॉग्निशन टेक्निक्स, वी कैन स्ट्रेंथन आवर कंसंट्रेशन टेक्निक्स। जो भी हर्डल्स है, जो भी हमारे बीच में आ रहा है, हमारी और हमारी पढ़ाई के, हमें सिंसियरली पढ़ना है, लेकिन हमें जो भी मुसीबतें आ रही है उनको हम कैसे ओवरकम करें, that we will discuss in this fourth workshop on working patterns. अब फिफ्थ जो पॉइंट है वो एक बार ये सारा हो गया कि आपकी फिटनेस हो गई, ये चार मेन पिलर्स है जो कि नॉन एकेडमिक, कि आपकी फिटनेस हो गई, आपको सेल्फ असेसमेंट आ गया, आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया, आपको वर्किंग पैटर्न समझ में। उसके बाद में आपको कैसे पढ़ना है, मेथोडिकली और केओटिक, कैसे भी बुक्स पढ़े हैं, ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, या आपको एक सिस्टमैटिक स्टडी पैटर्न डिसिप्लिन फॉलो करनी है, ये हम देखेंगे फिफ्थ पिलर में, जिसमें हम सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम स्टडी टेक्निक्स के, पढ़ना तो है, कंसंट्रेशन अच्छी हो रही है, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी फिटनेस अच्छी है, मुझे पता चला है मुझे क्या करना है, कितना करना है, मुझे पता चला मुझे क्या नहीं करना, किसे ना बोलना है। तो अब कैसे पढ़े, एक्चुअल स्टडी टेक्निक्स। सो दिस विल बी अ वेरी वेरी टिपिकल वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स, जहां पे हम बेसिक स्टडी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। रीडिंग राइटिंग स्किल्स कैसे होने चाहिए, what will be the reading and writing skills, मेमोराइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, कॉग्निशन, कौन सी चीजें आपको मेमोराइज करनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको समझनी चाहिए। ये दोनों आपके ब्रेन की दो अलग कैपेसिटीज है, और दोनों की जरूरत है हमें पढ़ाई में। वी नीड मेमोराइजेशन ऑल्सो, वी नीड कॉग्निशन ऑल्सो, समझने की भी जरूरत है, बाय हार्ट होने की भी जरूरत है, तो उसको कैसे बैलेंस करें। कुछ मेमोरी टेक्निक्स देखेंगे कि कुछ चीजें हैं हमारी पढ़ाई में जो हमें बाय हार्ट करनी ही पड़ती है, देयर इज नो एस्केप फॉर दैट। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेमोरी टेक्निक्स दैट विल हेल्प यू टू मेमोराइज थिंग्स फास्टर। कॉग्निशन स्किल्स हमने पहले वाली वर्कशॉप में देख लिए। और फिर अच्छे नोट्स कैसे बनाए, हमारी अपनी पढ़ाई, रेफरेंसेस कैसे हो, और उसमें प्रेजेंटेशन टेक्निक की कितनी अहमियत है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैंडराइटिंग, presentable handwriting. Nowadays even school level you all are doing typing and tabs, so handwriting कम होते जा रहा है दिन ब दिन, but it has its own importance. अच्छी handwriting से आपकी personality जज होती है, इतना handwriting important है।
तो उसको कैसे बेटर करें, ये सारा हम देखेंगे स्टडी टेक्निक वाली वर्कशॉप में। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? What is our main goal now? To improve my academic so that I get good marks. Why are we doing all these things? Because we want good marks in the exam. That is our gateway to the institute where you need to take admission for your further studies. 10th में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तभी जाके आपको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, तभी जाके आपको एक अच्छी डिग्री मिलेगी, तभी जाके आप अच्छे से सेटल होंगे। तो वाई आर वी डूइंग ऑल दीज थिंग्स? क्यों हम अपने आप को एसेस कर रहे हैं, क्यों टाइम मैनेज कर रहे हैं, क्यों स्टडी टेक्निक्स कर रहे हैं? ताकि हमारा फाइनल नॉक द एग्जाम शुड बी करेक्ट। दैट इज द सिक्स्थ पिलर, हिटिंग द बुल्स आई। एग्जाम में जाने के बाद भी पेपर कैसे सॉल्व करें, पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स। What are the paper solving techniques is what we need to understand कि एग्जाम के जो 3 घंटे हैं उसको हम कैसे करेक्टली यूटिलाइज करें so that our scores improve after doing all these. See, this whole series has its own hierarchy. You need to have a fit body mind, you need to have self-assessment, time management, working patterns, study techniques. After that, when you go and sit in your exam hall, there are certain techniques by which you can maximize your scores in the given time. So our sixth workshop will talk of paper solving techniques. फाइनल परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, पूरे साल आपने पढ़ाई की वो आपको 3 घंटे में उतारनी, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके लिए सिस्टमैटिक प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए पहले से, और एग्जाम टाइम में पेपर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। एग्जाम के टाइम में 3 घंटे में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। हमारी जो पहली वर्कशॉप है वो टाइम मैनेजमेंट ऑफ योर एंटायर स्टडीज throughout the year है, and this is a time management during exam. During exams, how will you use your every minute constructively? Pressures के पोर्शन है एग्जाम में जाने के बाद, हमको ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज इजी, सो मच टाइम, there's a lot of pressure, there's a lot of pressure of your family, of your surrounding, that I must get good marks. If I don't get good marks, then I will not be called good. बहुत ज्यादा टेंशन प्रेशर्स होती है, उनको भी हैंडल करना जरूरी है। और अच्छी तरह से स्कोर कैसे कर सकते हैं, दैट विल बी अवर सिक्स्थ वर्कशॉप ऑन पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स एंड द राइट एटीट्यूड व्हाइल सॉल्विंग द एग्जाम। सही तरीके से कैसे देखना चाहिए पेपर को ताकि हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। ये 6 पिलर्स है, इनको स्ट्रेंथन करना है एंड स्पेल योर सक्सेस। बी सक्सेसफुल, टेक योर ग्रेटेस्ट सक्सेस। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी कैपेसिटी 75% लाने की है तो गेट 75%, 100%। 74 पे सेटल मत होना। सो वॉट एवर इज योर कैपेसिटी, दैट इज योर सक्सेस स्टेटमेंट। अगर आपकी कैपेसिटी 80% की है तो ये नहीं रोना कि मुझे 100% क्यों नहीं आ रहे, धीरे धीरे 80 का 81, 82 होगा। अचानक कोई बोले कि अरे क्यों, चांद को क्यों नहीं छू सकता तू, तो यू आर इनकेपेबल, यू कांट टच द मून, व्हाट? इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज माय व्हाट यू से द अपर लिमिट, एंड इफ आई गेट दैट आई विल कॉल माई सेल्फ सक्सेस। जितना मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम, उतना जब मैं करूंगी तो आई विल कॉल माई सेल्फ इक्वली सक्सेसफुल। आई विल नॉट से कि उस बच्चे को 100% आए, मुझे तो 80 ही आए, तो मेरी 80 वाली ही लिमिट है, उतना मुझे मिला, आई एम एज सक्सेसफुल एज अनदर चाइल्ड हु हैज स्कोर्ड 100%। तो दैट इज मैनेजिंग योर एटीट्यूड। तो अगर आप ये 6 पिलर्स पे काम करोगे और उसके हिसाब से पढ़ोगे तो योर academic performance has to improve. There has to be no doubt about it. You have to set it right. The whole series will talk about these pillars on which we have to work. अब ये प्रोग्राम कैसे होगा? 6 सेशंस है,
2 घंटे के 6 सेशंस है. It is most recommended for the students in the age group of 12 to 18. उसकी जो phase 1 है वो 5th May to 26th May every Sunday starting from next Sunday, all Sundays of the month of May, 4 to 6 p.m. there will be live sessions which will be free for everybody. Free online sessions on Zoom platform on 4 Sundays on the first 4 pillars. So next Sunday we will talk of fitness, pillar 1, body mind. On 12th May we will talk of self-assessment techniques. On 19th May we will talk of time management techniques. And on 26th May we will talk of working patterns. All these 4 workshops will be complimentary, free on these 4 days. फिर उसके बाद में June 2nd there will be one free online workshop on how to increase your brain power. And this is good for anybody and everybody, 0 to 100 ages. At any age and stage of your life, you can increase the capacity of brain. We are going to discuss. This will again be a free online workshop on Sunday, 2nd June, 4 to 6 p.m. So those 4 and this 5th workshop all are free and complimentary. और phase 2 में 2 workshop study technique and paper solving techniques on 9th June and 16th June. These will be paid workshops and 500 rupees per student per workshop will be the charges. अगर minimum 5 बच्चे होते हैं तो ये workshop conduct होगी. अगर 5 से कम payments आएंगे तो I will not conduct these workshops. Whenever I get 5 to 10 students, we can take that workshop. If by 9th June I get 5 payments, we will take this study technique workshop. If by 16th June I get 5 payments, I will take the workshop on paper solving techniques. That will be phase 2. It will be announced depending upon the registration step. Those who wish to register can GPay on this and send me the details of the child and the workshop for which you registered. I will keep your names in. That was from my side. Thank you so much for being and attending this workshop. If there is any doubt, you can ask me your questions. All right, no doubts. So we end the workshop. Thank you so much for joining in.